आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब, अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पद्मश्री जी जो पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रभारी भी हैं, उसके अलावा छत्तीसगढ़ की भी प्रभारी हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला कुट्टी साहब, पार्टी की बहुत ही होनहार लीडर और प्रवक्ता शाजिया इल्मी साहिबा, हमारे सूफी साहब जो गुजरात के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था और अभी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी है, भाई कारी हारून साहब जो अल्पसंख्यक मोर्चे के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत ही मजबूती के साथ दिल्ली प्रदेश में काम कर रहे हैं। देश के हर कोने से आए हुए हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका मैं खैर मकदम करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको नतमस्तक होकर के सलाम भी करता हूं। आज हम उस पार्टी के एक महत्वपूर्ण मोर्चे के पदाधिकारी हैं या राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हम उस पार्टी के एक मोर्चे के पदाधिकारी हैं जिसके लीडर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लीडर हैं, नरेंद्र मोदी साहब। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 2014 में हम सरकार में आए तो उस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें थीं वो केवल 7 राज्यों में थीं। आज मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, आज केवल भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार उस समय जो है वो आज उस समय कांग्रेस पार्टी की 13 से ज्यादा राज्यों में सरकारें थीं, उसमें उनके गठबंधन की भी सरकारें थी, यानी 7 हमारी थी और 13 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की थी। आज भारतीय जनता पार्टी अकेले 12 से ज्यादा राज्यों में है, एनडीए वगैरह का अलग, और जो और लोग हैं वो सिमट करके सब मिला करके 6 राज्यों में सिमटे हुए हैं। इसमें कांग्रेस भी कुछ होगी, कुछ और पार्टियां हैं, बीजेडी है, ये है, वो है। और इसलिए आपको खुशी होगी कि जब 2014 में मोदी जी की लीडरशिप में चुनाव हुआ था तो क्योंकि मुझे पार्टी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी हमेशा मिलती रही है और करता रहा हूं मैं, तो 2014 में जब चुनाव हो गया और हमने आकलन किया तो उस वक्त हमें लगभग 16.8% या 17% के इर्द गिर्द अल्पसंख्यक वोट मिला था मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 का चुनाव हुआ। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ और 14 और 19 के बीच का जो सफर है वो बहुत संकटों का था, कंटकों का था। आपको याद होगा कि इसी दौरान असहिष्णुता का एक हंगामा शुरू किया गया, इसी दौरान अवार्ड वापसी अभियान शुरू हो गया, इसी दौरान जो है वो पूरी दुनिया में बीजेपी की और भारत की छवि को बदनाम करने की एक षड्यंत्र और साजिशों का एक पूरा अंबार लग गया। परेड होने लगी, जुलूस निकलने लगे, प्रदर्शन होने लगे और कई लोग तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के अवार्ड दिखाने लगे कि भाई अंग्रेजों ने हमें अवार्ड दिया था, मोदी जी को हम वापस करने जा रहे हैं। उसके बाद 2019 का चुनाव होता है और 2019 में जो 16% हमें वोट अल्पसंख्यकों का मिला था वो बढ़ जाता है 22% से 23% लगभग। यानी ये आप सबकी मेहनत, पार्टी की नीतियां, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उसकी वजह से आज भारत में अल्पसंख्यकों की जहां तक सवाल है, अल्पसंख्यकों का विश्वास
भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अब इसमें सवाल यहां पर जो 3 प्रमुख बिंदु हैं वो 2014 का मैंने आपको बताया। उसके बाद जो स्थिति बनी है और बदली है वो कोई सामान्य सी स्थिति नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते आप कि कोई बहुत नॉर्मल सिचुएशन चल रही थी और उसमें जो है वो देश आगे बढ़ता रहा। तूफान भी आए, भूकंप भी आए, कई तरह की जो है चुनौतियां भी हुई, और अभी कोरोना आया आपके पास सामने। 1 साल से ज्यादा समय से कोरोना का जो कहर है उसको हम सब झेल रहे हैं और देख रहे हैं। फरवरी 2020 में जिस वक्त की कोरोना की शुरुआत हुई है, उस वक्त हम लोग कभी कभी सोचते थे, जब कैबिनेट में भी बैठते थे तो प्रधानमंत्री जी कहते थे बहुत सीरियस चीज है ये। तो बहुत से लोगों को तो कोरोना का नाम भी नहीं, हमें भी नहीं रटा हुआ था कि ये कौन सी बीमारी आ गई है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसी समय फरवरी में, जब तक उतना कोई बहुत बड़ा कोई वेव नहीं आई थी जिसे कहते हैं ना फर्स्ट वेव सेकंड वेव, ये वो, उन्होंने उसी वक्त जो है वो कोरोना वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बनाई और खुद जहां वैक्सीन बन रही है वहां खुद गए। उसके अलावा दुबई में, सऊदी अरब में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुनिया में और जगहों पे 90 लाख से ज्यादा जो हिंदुस्तानी उस दौरान वहां पर थे, यहां पर बैठे हुए हैं लद्दाख के भी साहब, इनके इलाके के भी लोग वहां फंसे हुए थे। ईरान में थे, कहां थे? ईरान में थे। कश्मीर के लोग भी बैठे हुए हैं, उनके इलाकों के लोग कितनी बड़ी तादाद में जो है वो उस वक्त जो है वो सऊदी में और कहां फंसे हुए थे, मुझे मिले भी थे। स्पेशल जहाज भेजे गए और हिंदुस्तानियों को सुरक्षित वापस लाया गया। उनको जो है वो जैसलमेर और जोधपुर में क्वारंटाइन में की व्यवस्था की गई, वहां पर रखा गया, उनका दवा इलाज जो होता था, और उसके बाद उनके घरों पे उनको भेजा गया। उसमें उन्होंने, मोदी जी ने ये नहीं पूछा था कि जिनको हम हिंदुस्तान ला रहे हैं वो मोहन कुमार हैं या मोहम्मद हमीद हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानियों को की सुरक्षा, हिंदुस्तानियों की हिफाजत के संकल्प के साथ उन्होंने ये काम किया। उसके बाद जो एक बड़ी चुनौती आई, 100 साल के बाद ये कोरोना का कहर आया, कोरोना जैसा कहर आया। 1918 में एक इस तरह की महामारी आई थी जिसका नाम बाद में दिया गया था स्पेनिश फ्लू, और उस वक्त मेरे मुल्क की आबादी थी 30 करोड़। कितनी थी? 30 करोड़। और उसमें सिर्फ ये हिंदुस्तान नहीं था, उसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, ये सब मिलाकर के 30 करोड़ थी। उसमें मरने वालों की, अनफॉर्चुनेट जिनकी डेथ हुई थी, उनकी संख्या थी 2 करोड़ से ज्यादा। और जो 2 करोड़ मरे थे उनमें 80% वो लोग थे जो भूखमरी से मर गए थे, भूख की वजह से मर गए थे। खाने के लिए राशन घरों में नहीं था, दवाएं नहीं थी, तमाम तरह की दिक्कतें थीं। जब ये कोरोना का पहली वेव आई, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि जो गरीब हैं 80 करोड़ 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज
का वितरण शुरू कर दिया, आप लोगों ने भी बांटे होंगे। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का अभी तक हो रहा है वो, और उसमें भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि भैया ये तुमने वोट दिया था हमको कि नहीं दिया था कि हम तुमको राशन फ्री दे दें। इसीलिए हमारा विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। और वो आज भी वो बट रहा है। जरा सी कोई भी बीमारी आ जाती है, कहीं पे मान लीजिए कोई महामारी आ जाती है, चेचक का कहीं प्रकोप आ जाता है, हैजे का प्रकोप आ जाता है, उस इलाकों में जो छोटी छोटी सामान्य दवाएं होती हैं, जिनको कि सब लोग नाम जानते हैं कि भाई ये पैरासीटामॉल है, ये फला है, ये एंटीबायोटिक सब जो होती है, वो गायब हो जाती है मार्केट से। और 2 रुपए की चीज जो है वो 200 में मिलने लगती है। इस 1 साल से 2 साल के इर्द गिर्द होने जा रहा है। इस दौरान क्या किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में किसी दवा की किल्लत की जानकारी आपको आई क्या? कि साहब ये दवा नहीं मिल रही है, ये जो है इस दुकान वाला जो है ये दवा 100 की जो है वो 200 की बेच रहा है? नहीं आने दी गई। वैक्सीनेशन, जिसका कि जिक्र अभी सूफी साहब ने भी और जमाल भाई ने भी किया। वैक्सीनेशन एक बड़ा अभियान चला, और उस वैक्सीनेशन के अभियान में समाज के सभी लोगों की सेहत और सलामती सुनिश्चित की जा सके, इस काम के लिए फ्री वैक्सीनेशन हुआ। कुछ स्टेट ने प्रॉब्लम करी, कुछ स्टेट ने कहा हमें साहब वैक्सीन तो हम तो नहीं कराएंगे, किसी ने कहा कुछ और नहीं कराएंगे। कुछ जो है लोग, बड़े लोग जो है वो दुबई जाने लगे और अमेरिका जाने लगे कि साहब हम जा रहे हैं अपना वैक्सीन वहां कराएंगे। तो वो भी व्यवस्था की गई थी कि भैया 25% हम फ्री दे रहे हैं, 15% जो है वो हम बड़े बड़े अस्पतालों को दे देंगे, जो बड़े लोग चाहें तो जाकर के वहां लगवा लें। लेकिन वो किसी ने नहीं लगवाया, तो वो भी 25% राज्यों को दे दिया गया। और हो सकता है हम जिस वक्त जब बात कर रहे हैं तो 120 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होगा। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसमें कोई वीआईपी नहीं था, एक ही सफ में खड़े हो गए मोहन नवाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, सब लाइन पे खड़े हो गए, सबने कराया। ये मैं वो आपको इस सरकार के मानवीय पक्ष की बात बता रहा हूं, ह्यूमैनिटेरियन जो उसका साइड है उसकी बात बता रहा हूं मैं। आज 7.5 साल होने जा रहा है सरकार को। आप पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, हम लोग भी पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आज जो है वो जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इस देश ने बहुत इन 75 सालों में 70 सालों में कभी नहीं देखा होगा। अटल जी के समय में एक आया वक्त, उस वक्त भी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स थी। उस समय भी जो है वो गठबंधन बहुत था, 21-22 पार्टियों की सरकार थी, कई तरह की दिक्कतें थी उसमें। ममता जी भी थी और समता जी भी थे, कई थे। लेकिन ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल देखिए कि 300 से ज्यादा सीटें लेने के बावजूद भी उन्होंने जिन लोगों ने भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था उनको सरकार में रखा। उन्हें यह नहीं कहा कि हम जो है वो हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये इसका एक मानवीय पहलू है, एक ह्यूमैनिटेरियन इसका एस्पेक्ट है। आज जिस तरह से
सेकुलरिज्म को एक सियासी साधन बना दिया गया है, सियासी सुविधा का साधन बनाया गया है। अगर आप पूरे 75 सालों की हिस्ट्री को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कुछ राजनीतिक दलों ने सेकुलरिज्म को सियासी सुविधा का साधन बनाया और देश की जो हमारे संविधान है उसकी संविधान की मूल भावना के साथ छल किया, बेईमानी की। भारतीय जनता पार्टी के लिए पंथ निरपेक्षता संवैधानिक और राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संकल्प है। हमारे लिए पंथ निरपेक्षता जो है वो सियासत की सियासी सौदा नहीं है। हमारे लिए विकास और संविधान का संकल्प है, ये देश का संकल्प है, समावेशी विकास का संकल्प है ये, और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। और जिसका नतीजा हुआ है आपके लिए, आपको जानकारी जरूर होगी, लेकिन इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होता था, एक बार दिल्ली प्रदेश की एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। उस समय जो है वो रोज परेशान थे लोग। कहीं पे जो है वो लाजपत नगर में धमाका हो रहा होता था, कहीं पर जो है वो अजमेर में धमाका होता था, कहीं पर जो है वो लखनऊ और बनारस में धमाका होता था, मथुरा में हो जाता था, मक्का मस्जिद में हो जाता था, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाया करते थे। कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें कि देश के किसी न किसी कोने में, गुवाहाटी से लेकर के और कहीं पर भी देख लीजिए आप, आतंकवादी घटनाएं देश के न हो रही हों और बेगुनाहों के खून न सड़कों पर बह रहे हों। इन 7 सालों में कश्मीर के कुछ इलाके की आइसोलेटेड घटना को छोड़ दीजिए आप, देश के किसी हिस्से में भी आतंकवादी अपनी शैतानी हरकतों को करने में कामयाब नहीं हो पाए। और उस वक्त जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा थे क्या करते थे, जैसे ही कहीं पे होता था धमाका, मुंबई में धमाका हुआ या दिल्ली में हुआ या राजस्थान में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ, तो हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पे मेड इन अल-कायदा का ठप्पा लगाया और उसको जेल भेजा। दंगे, एक इतिहास बनता रहा दंगे का। कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां पर कि किसी न किसी इलाके में कम्युनल राइट की आगे आग न जल रही होती थी। और एक दिन नहीं होता था, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दंगे हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको जिन दंगों की बात बता रहा हूं, कई बड़ी दंगे हुए हैं जिनमें कि जैसे उत्तर प्रदेश है, मुरादाबाद में जो दंगा हुआ 80 में, उसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। 4 महीने तक ये दंगा चलता रहा। मेरठ में हुआ, जिसमें मलियाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लोगों को पीएससी के ट्रक में भर करके और एक तालाब में ला करके फेंक दिया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। ये बीजेपी नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी और ये सेकुलर सिंडिकेट था। आप लोग मुंबई से हैं, जमाल भाई बॉम्बे से हैं, साबिर साहब बॉम्बे से हैं। ये जो भीमंडी, मैं तो भीमंडी गया था, चुनाव उस वक्त ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा ईयर था। मैंने देखा वहां पे जो लूम का काम था, जो वहां पर जो है वो लोगों के, वो उस दंगों का जो निशान था, वो निशान तब तक मुझे दिखाई पड़ा था। पर प्रमोद महाजन जी के साथ में गया तो उन्होंने कहा कि चलो आओ देखो क्या हाल है ये।
बदायूं में दंगा होता है, वहां पर जो है वो सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कर्नलगंज में होता है, कानपुर में होता है, कोई जगह ही मतलब कोई इसका अंत नहीं है। और आज की तारीख में अगर दंगों से देश को मुक्ति मिल रही है, अगर जो है वो जिस तरह का आतंकवाद का एक खौफ और एक आतंकवाद का माहौल रहता था उससे देश को मुक्ति मिली है, तो इसका तो सबको जो है वो स्वागत खैर मकदम करना चाहिए। कोई आतंकवाद कोई देख के नहीं आता कि भैया ये आप कौन सी धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, कौन से मजहब के हो। हम अभी कश्मीर गए थे, 370 के बाद जो आज अमित शाह साहब भी वहां पर हैं 2 दिन से, 370 के बाद वहां पर जो एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव जो है वो पहले भी आ सकता था, लेकिन जो लोग वहां पर खानदानी सियासत और पानदानी विरासत के माहिर थे, जो लोग वहां पर जो है कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत थी इनकी, वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर के लोगों को विकास की रोशनी मिल जाए, कश्मीर में विकास हो, कश्मीर के लोग जो है प्रगति की मुख्य धारा में शामिल हों। मैं प्रगति की मुख्य धारा, कभी ऐसा मत बोलिएगा कि मुख्य धारा में, वो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में पहले भी थे और अभी भी है, लेकिन प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, देश की मेन स्ट्रीम में वो थे, लेकिन उन तक विकास नहीं पहुंचता था। उन्होंने जिंदगी में इन 75 सालों में यह नहीं देखा कि साहब पंचायत के चुनाव भी होते हैं, पंचायत के चुनाव हुए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी शुरू हुआ उनका, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में भी उनका पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। एक बड़ा बदलाव आया, उस पर भी शोर मचा पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा साहब ये तो आप कश्मीर के अधिकारों को छीन रहे हैं 370 खत्म करके। 370 जो है वो इस खानदानी सियासत जो थी, कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत का सुरक्षा कवच था, सिक्योरिटी कवर। उसको सिक्योरिटी कवर के तौर से इस्तेमाल करते थे और लोगों को डरा के रखते थे। उसके साथ जो है वो अलगाववादियों के साथ थोड़ा गठबंधन भी कर लेते थे कि तुम कुछ बोलते रहो, हम कुछ बोलते रहे। वो नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज ये जो चुनौतियां हैं, ये जो बहुत बड़ा एक देश के अंदर बदलाव का माहौल है, जैसा कि अभी जमाल सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो बूथ जो बूथ की हो सकता है कि हमारे कुछ नेता वहां ना भी जाएं। मुझे चुनाव लड़ने का 5-5 चुनाव लड़ने का मौका मिला है और मुझे भी कभी कभी कह देते थे कि साहब उधर जाने से कोई फायदा नहीं है, वोट उठ तो देंगे नहीं हमको, लेकिन मैं चला जाता था, ये जानते हुए कि जाता था कि हो सकता है वोट ना मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं। मैंने कहा ना कि अगर आपको 22-23% वोट अल्पसंख्यकों का मिल रहा है तो ये बढ़ेगा। और आपके जो हमारी मिनिस्ट्री है वो तो एक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अलग अलग स्कीमें हैं, मैं शायद लाया नहीं हूं उसको, जो अलग अलग स्कीमें हैं यह है, उनमें कितना अल्पसंख्यकों को फायदा हुआ वो भी मैं आपको शायद मैंने दिया भी होगा, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। इन 7 सालों में मोदी सरकार ने 2 करोड़ घर गरीबों को दिए। उस 2 करोड़ घर में 31% जो है वो अल्पसंख्यकों को मिले हैं, गरीबों को दिए। उस 2 करोड़ घर में 31% जो है वो अल्पसंख्यकों को मिले हैं। ये बेघर थे लोग। 6 लाख गांव में बिजली पहुंची, 6 लाख गांव। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो गांव बिजली से बचे हुए थे, अंधेरा था, उसमें
39% ऐसे गांव थे जो अल्पसंख्यकों और खासतौर से मुस्लिम समाज के थे। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस गांव वाले ने हमें वोट दिया था तो बिजली पहुंचाओ, नहीं दिया था तो मत पहुंचाओ। पहले तो यही करते थे लोग। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि जो अभी भी चल रही है, उसमें जो मुझे एक साहब ने कहा, एक किसान नेता है जो आंदोलन आजकल कर रहे हैं, ऐसे हुआ तो मैंने कहा भैया ये जो तुम कह रहे हो कि ये नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा उनको डिटेल दिया। मैंने कहा देखो ये 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसमें जो है वो 33% से ज्यादा जो है वो अल्पसंख्यक समाज के हैं। किसान मुसलमान भी होता है, किसान सिख भी होता है, किसान और भी होते हैं। तो वो ताज्जुब करने लगे। फिर मैंने उनको पूरा डिटेल भेज दिया नाम के साथ। मैंने कहा लो भैया। बाद में उनका फोन आया मेरे पास, बोला भाई साहब ये तो आपने बड़ा आंख खोलने वाली बात बताई है। 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला की बात सुनते होंगे, आपकी गैस सिलेंडर मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है। 8 करोड़ को क्योंकि हमने फिर मिनिस्ट्री के लोगों को लगाया, उस मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट किया कि भैया ये वैसे तो हमारा कोई इसका कि किस जाति को मिला, किस धर्म को मिला, ये कोई हम प्रचार भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी ये सवाल होता है कि भाई हमें क्या मिला है, छोड़ो तुम तो और लोगों को दे रहे हो। तो हमने कहा थोड़ा सा हमें भी सुविधा हो जाएगी। 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिली, लाभ मिला है। उसमें जो है वो 37.8% जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। 31 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना, जो छोटे छोटे काम करने की होती है, कोई किसी को ठेला लगाना है तो किसी को छोटी सी दुकान खोलनी है तो किसी को कुछ करना है, उसमें जो है वो 36% जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज। अब ये अभी प्रधानमंत्री जी का देखा होगा आपने मन की बात, शौचालय 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में निर्माण हुए हैं। उसमें जो है वो 22% ऐसे इलाके में निर्माण हुए हैं जहां पे जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाके हैं। इसके अतिरिक्त जो जनधन योजना है, आयुष्मान भारत योजना, हर घर योजना, इन सब में भी लगभग इसी तरह से समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, हिस्सेदारी के साथ अल्पसंख्यक समाज की भी भागीदारी, हिस्सेदारी की हुई है। अब 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई है। आजादी से लेकर आज तक, यानी 70 सालों में जितनी स्कॉलरशिप नहीं मिली वो 7 सालों में मिल गई, और उसमें 70%, 60% लड़की हैं। दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, मैं एक कार्यक्रम में गया था, ताल कटोरा आपका कार्यक्रम था शायद, उसमें तमाम पसमानदा लोग, बढ़ई भी थे, लोहार भी थे, ये तमाम जो होते हैं वो दोनों कौमों में है। बड़े मुसलमान भी होगा, बड़े हिंदू भी होगा। लोहार जो है मुसलमान भी होगा, लोहार हिंदू भी होगा। अगर जो है वो रंगरेज मुसलमान भी होगा, रंगरेज हिंदू भी होगा। टेलर मुसलमान भी होगा, टेलर हिंदू भी। एक बहुत लंबी सी वो है। उनको रोजगार और रोजगार के मौकों के साथ जोड़ने के लिए हुनर हाट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें इस तबके को हम फायदा पहुंचा सकें, और शुरू किया हम लोगों ने। 2015 के बाद से शुरू करना शुरू किया और अब तक चल रहा है। अभी भी कल मेरे पास जो ब्रिज में जो कुंभ हो रहा है, वहां के जो है वो लोग आए थे मथुरा से, और उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि साहब इस कुंभ में हमारे लिए मुख्य अट्रैक्शन होगा हुनर हाट। हम समय कम था, 10 तारीख से होना है, अगले महीने से। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया और उन्होंने फिर हम लोगों ने उसको, यानी ब्रिजोत्सव और मथुरा के कुंभ में भी अल्पसंख्यक मंत्रालय के हुनर हाट के लगाने की मांग हो रही है।
ये घटनाएं ऐसी नहीं है जिन घटनाओं को कि हम सामान्य सी घटना के रूप में देखें। और आज एक पॉजिटिव माहौल है, दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के साथ हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कितना बैशिंग हुई, और जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उस समय क्या कहा गया था कि अब तो मोदी जी आए तो सारे इस्लामी देशों से संबंध टूट जाएगा, अब इस्लामी देश तो बाय बाय कर लेंगे, हिंदुस्तान का तो अब कुछ भला नहीं होगा। ये तमाम वो सेकुलर सिंडिकेट इकट्ठा होकर के ये बात कह रहा था। ये कोई मतलब एक दो लोग नहीं कह रहे थे, पूरा मिलजुल करके ये मिली जुली कहानियां हो रही थी, किस्से हो रहे थे। आपको मालूम होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद इन्हीं इस्लामिक देशों ने सबसे पहले मोदी जी को नवाजना शुरू किया, उनका स्वागत करना शुरू किया और अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान देने की शुरुआत की। 2016 में अफगानिस्तान ने अपने अमीर अमानुल्लाह खां सम्मान से मोदी जी को नवाजा। 2016 में सऊदी अरब ने, जो उनका सबसे बड़ा सम्मान है, किंग अब्दुल अजीज टैश सम्मान, उससे किसको नवाजा? किसी इस्लामिक देश के मुखिया को नहीं, आपके देश के प्रधानमंत्री और नेता को, नरेंद्र मोदी जी को नवाजा। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने किया, फिलिस्तीन ने, जो उनका सबसे बड़ा सम्मान है, उससे नवाजा, और यूएई ने जायद अवार्ड, उनके जो किंग हैं उनके नाम से, जो सबसे बड़ा उनका अवार्ड है, उससे उनको नवाजा गया नरेंद्र मोदी जी को। उसके अलावा तो और भी तमाम देश हैं, मालदीव ने किया, बिल गेट फाउंडेशन ने किया, उसके अलावा और तमाम देशों ने किया। ये वो लोगों को मुंह पे तमाशा था जो लोग कह रहे थे कि इस्लामिक देशों से रिश्ते तो गए अब। और वो तो छोड़िए, 2019 में दुनिया का सबसे ज्यादा, सिर्फ इंडोनेशिया का शायद मेरी समझ से 2-4 हजार ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है, दुनिया के सबसे ज्यादा गैर किसी इस्लामिक देश को हज का कोटा हुआ तो वो हिंदुस्तान का हुआ और मोदी जी की वजह से हुआ, 2 लाख से ज्यादा। और मोदी जी ने उसको बाकायदा उस वक्त वहां के क्राउन प्रिंस आए हुए थे, सुषमा स्वराज जी थी, मैं था, प्रधानमंत्री जी थे और क्राउन प्रिंस थे। उस वक्त लंच चल रहा था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप इनसे कहिए कि हज हमारे देश से बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और हज का कोटा जो है वो बढ़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उनसे कहा। क्राउन प्रिंस ने कहा कि यू आर माई ब्रदर सर, आप क्या बोलते हैं बताइए। तो उस वक्त हमारा शायद 1,35,36 हजार था, तो सबने सोचा कि 10-12 हजार बढ़ा देंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि सर आप 2 लाख कह दीजिए। प्रधानमंत्री ने 2 लाख कहा और उन्होंने कहा डन। ये एक इतने गहरे रिश्ते हैं इनके, प्रधानमंत्री जी के खुद के, तमाम इन देशों के साथ, इन देशों के सरबराहों के साथ और नेताओं के साथ। उसका नतीजा है कि आज हमारा देश जो है वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। और इसलिए मैं एक बात फिर से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सेकुलरिज्म सियासी सुविधा का साधन न था, न है, न रहेगा। उन सेकुलर सिंडिकेट के लिए सेकुलरिज्म सियासी सुविधा का साधन था, है और रहेगा भी। चाहे वो बर्बाद हो जाए तब भी रहेगा, वो यही काम करेंगे। और इसलिए हम पंथ निरपेक्षता हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है, राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता है, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। और इसलिए डेवलपमेंट विद डिग्निटी, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना भेदभाव सशक्तिकरण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक हमारा
संकल्प है और उसी संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं पूरा यकीन करता हूं कि आने वाले दिनों में हम जिस नए भारत का सपना देख रहे हैं, नया भारत कोई एक राज्य, एक कम्युनिटी, एक कास्ट नहीं बना सकती। उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। उसमें समाज के सभी वर्ग, हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, उस अनेकता में एकता के संकल्प को लेते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को बढ़ाते हुए हम नए भारत के रास्ते पे चलेंगे। और उसमें आपके अल्पसंख्यक मोर्चे का एक बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को आपको करना होगा। और उसके साथ ही साथ उन लोगों से भी होशियार रहना होगा जो लोग की सेकुलर टिफिन में कम्युनल टमाटर डाल के घूम रहे हैं। बड़ी होशियारी से काम करते हैं ये सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी, ये बहुत होशियार लोग हैं। और हमारी कौम और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग ऐसे भावुक होते हैं कि उन्होंने सेकुलर शेरवानी पहनी और कम्युनल कारस्तानी दिखाई और लोग जो है वो भावुक होकर के और वोट के सौदागरों के चंगुल में आ जाते हैं। हमें उनके बीच जाना चाहिए। वोट देते हैं नहीं देते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इतनी बातें बताई है, आपके पास और चीजें भी होंगी। आप कहिए भैया हम ये तुम्हारे वोट लेने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे साथ बीजेपी की केंद्र की सरकार, जिन राज्यों में सरकारें हैं वो सरकारें क्या कितना भेदभाव किया है। कोई कहेगा साहब जो है वो लिंचिंग उंचिंग बहुत हो रही है। कहां हो रही भैया? एक हुई हरियाणा में, 24 घंटे के अंदर जो लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया और कई लोगों की तो जमानत जो है वो सालों नहीं हो पाई। बैठे हुए हैं हरियाणा के जाकिर साहब। राजस्थान में हुई 12 घंटे के अंदर 12-14 लोगों को फौरन गिरफ्तार किया गया। जेल के सीटों में है, उनमें 2 को सजा हो गई। उत्तर प्रदेश में हुआ, जो भी इस तरह की 2-3 घटनाएं आइसोलेटेड हुई हैं, उन घटनाओं पे कार्रवाई हुई है। लेकिन क्रिमिनल घटना पर कम्युनल जो तड़का लगाया जाता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये घटना क्रिमिनल घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अभी हो रहा है। और वो भी जो है वो कभी कभी साजिशें भी इसमें होती हैं, कहानी किस्से भी बनते हैं। आजकल तो साइबर का मामला है, साइबर सिंडिकेट चलता है इसमें। सोशल मीडिया पे एंटी सोशल एक्टिविटी बहुत होती है। अभी जमाल साहब कह रहे थे सब लोग ट्विटर पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, बहुत जरूरी भी है। चेक भी करते रहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो एंटी सोशल एक्टिविटी चलती है और वो बहुत तेज वायरल होती है। एक झूठी कहानी कोई बना देगा, बाद में पता लगेगा कि साहब ये इसको तो बाकायदा इसको पैसा देके खड़ा किया गया था पिटने के लिए। एक जगह की घटना ऐसी आई बाद में रिपोर्ट में, और कहा कि हम फोटो लेंगे तुम्हारा मोबाइल से और तुम पिटो, खून तुम्हारा बहेगा, उसका पैसा दिया जाएगा और उसके बाद हम वायरल कर देंगे कि देखिए साहब ये इस कम्युनिटी के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। इसलिए सबकी सिक्योरिटी, सबकी सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अभी मैं कश्मीर में उस दिन था, हमारे सिख भाइयों की हत्या हो, आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग का वो कर रहे हैं। हालांकि उनको चूहों की बिल से निकाल के मारा भी जा रहा है। ये जो आतंकवादी हैं और उनके आका हैं उनको भी सबक मिलेगा। अब ये लोग जो पॉलिटिकल परेड करने वाले लोग हैं वो कहीं लखीमपुर खीरी घूम रहे हैं, तो कहीं पे जो है वो कह रहे हैं साहब किसान आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है। एक आदमी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि हमारे जो सिख भाई बहनों के साथ वहां अन्याय किया गया, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय किया गया वो गलत किया गया, नहीं कहा। इसीलिए हमने कहा ना कि उनके लिए जो है वो सेकुलरिज्म सियासी सुविधा का साधन है।
वो ढूंढ के तय करते हैं कि यार वहां जाना चाहिए, वहां कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। कहने से कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे कोई आका नाराज हो जाए। इसलिए हमें लगता है कि ये एक हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो माहौल हमारा है उस माहौल में हम 100% जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो के बारे में जो कुछ है वो एक परिवर्तन है और उस परिवर्तन में के हिस्सेदार भागीदार हम सबको बनना चाहिए। मैं तो केवल एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है और आप उसके नेता हैं। कांग्रेस पार्टी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। उसका जो है वो ना कोई अंदर भाव दे रहा है ना बाहर मोल है उसका, बिना मोल भाव की पार्टी हो गई है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। कुछ और पार्टियां बीच बीच में आती हैं, कहेंगी हम जो है वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम फला पार्टी है, हम फला पार्टी हैं। हम सब जो है वो सबका नारा क्या होता है? किसी ने ये नहीं कहा कि हम गरीबी हटाने के लिए बीजेपी से लड़ रहे हैं। किसी ने कहा बेरोजगारी के लिए बीजेपी को हटाना चाहिए। किसी ने यह नहीं कहा कि दंगों को रोकने के लिए बीजेपी को हटाना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि आतंकवाद को। आज ये कहते हैं भाई बीजेपी को हटाना है। आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि हम जो है वो आतंकवाद को हटा रहे हैं, हम जो है वो सांप्रदायिक ताकत जो मानसिकता है उसको हटा रहे हैं, हम गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी को हटाने की बात कर रहे हैं, हम नए भारत को बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं बीजेपी को हटाओ। तो ये चीजें आपको पूरे दिमाग के साथ रखना चाहिए। और मैं आपको एक मशवरे के साथ सुधार देता हूं। पहले तो आपको ये बता दूं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो इसलिए इस ऊंची उड़ान का हौसला बनाइए और मत देखिए कि कौन आपको क्या कह रहा है, क्या कौन क्या नहीं कह रहा है। आप पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा नेतृत्व है जिसका कि कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। और दूसरा एक मैं बहुत अच्छी सी आप लोगों को मशवरे के साथ कहूंगा, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, ऐ मेरे दोस्त इतनी तो ऊंची न ये दीवार करो, नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो, पेड़ जो सूख रहे हैं उसे फलदार करो। तो इतनी दीवार ऊंची नहीं होनी चाहिए कि आपके दोस्त की आवाज आप तक न पहुंचे। इसलिए मिलजुल करके करना है, मिलजुल करके लड़ना है और मिलजुल करके विजय हासिल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। खड़े होकर आप सब खड़े होकर सब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।